हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे आप लोगों का विद्यारंभ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत और एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी और फिर आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाले ही हैं। तो उसके साथ हम भी अपनी तैयारी को तेज़ करते हैं और आप भी अपनी तैयारी को तेज़ करिए। तो जैसा कि आज आपको पीछे दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक नंबर है आपका क्या है, कूलाम का नियम आज पढ़ना है। कूलाम का नियम क्या है, देन इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है, फिर अध्यारोपण सिद्धांत पर वैद्युत क्षेत्र क्या है और बल क्या है। ठीक है, आवेश वगैरह, आवेश के प्रकार और आवेशन क्या है, सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। डाल देते हैं यहाँ पे आपका कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। ठीक है, चलिए। तो कूलाम का नियम क्या है, देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, हमेशा जो भी आवेश होता है तो कूलाम का नियम सीधे सीधे कहते हैं, जैसे कि आप एक तुलना कराते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है और उसी के सापेक्ष या उसी की तुलना करते हुए हम कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम। थोड़ा सा अंतर हमें आप समझना है। ठीक है, हमें अंतर को समझना है और अंतर को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, अंतर को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो तुलना करके हम पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण देखिए बल है और बल जिसमें लग जाता है, कूलाम का नियम भी क्या है, इसे कूलामी बल कहते हैं। कूलाम के नियम को क्या कहते हैं भैया, कूलामी बल कहते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम में हम पढ़ने वाले क्या हैं, कूलामी बल। जिसमें बल लग जाता है तो ये जाहिर सी बात है, वो क्या है, उसका मात्रक न्यूटन होने वाला है। क्या होने वाला है? न्यूटन होने वाला है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या पढ़ेंगे, F = G m1m2/r²। ठीक है, मतलब ये क्या है, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये किस पर काम करता है, ये दो द्रव्यमानों पे काम करता है। किस पर भैया? दो द्रव्यमानों के बीच काम करता है। और द्रव्यमान क्या होने चाहिए, ये भारी द्रव्यमान होने चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और दो द्रव्यमान है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दूरी पर भी डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन अब कूलामी बल क्या करता है, कूलामी बल भैया बिंदु आवेश पर डिपेंड करता है। किस पर? ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश पर, यानी सूक्ष्म आवेश पर ही काम करता है। और वो आवेश, ये हालांकि अभी नियम लिखवाते हैं, नियम में होगा बिंदु आवेश, यानी ये आवेशों पर काम करता है। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़ा है। आवेश एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धन आवेश, और एक क्या होता है, निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो दो चार्ज हैं और ये पढ़े हैं कि सेम चार्ज यानी प्लस चार्ज बोले सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रतिकर्षित करते हैं। और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें इसमें हो रही हैं। लेकिन द्रव्यमान को क्या पढ़ते हैं, तो एक द्रव्यमान होगा, दो द्रव्यमान होगा, यानी दोनों एक ही द्रव्यमान है, द्रव्यमान ही है। द्रव्यमान के प्रकार तो होता नहीं कि एक धनात्मक द्रव्यमान हो गया, छोटा द्रव्यमान हो गया, बड़ा द्रव्यमान होगा, बस उसके शेप और साइज में डिफरेंस होगा। राइट, तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, आकर्षण होता है। और जैसे यहाँ पे हम देख रहे होंगे, इसमें क्या आपको दिख रहा होगा, बिंदु आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो रहा है। राइट, तो ये चीज़ को बहुत माइनर डिफरेंस से ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ क्या होता है, आकर्षण होता है, लेकिन कूलामी बल में क्या होता है, यानी आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक है, अब इसके बाद मेन अब देखते हैं, ये निर्भर करता है किसके, जी, इसका क्या है, जी को बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहां पर अगर हम पहले फॉर्मूला आपको लिख दें तो F = क्या होता है, K Q1 Q2/r²। बस डिफरेंस क्या है, ये दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है और ये दो आवेशों के बीच करता है। और दो आवेश कैसे आवेश होंगे, दो बिंदु आवेश होंगे। राइट, चलिए, तो आवेश
सूक्ष्म होंगे, ये जाहिर सी बात है आपको पता होगा। ठीक है, आवेश क्या होने वाले हैं, सूक्ष्म होने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा अंतर को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक, तो कूलाम का नियम को समझते हैं, लिखते हैं। दो स्थिर भी ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड भी ध्यान दीजिएगा कि जो कूलामी बल है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आवेश क्या है, स्थिर है, और जैसे आवेश क्या होगा, गतिमान हो जाएगा, तो वो टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आवेश दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलामी बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या होता है भैया, अनुक्रमानुपाती एवं उन आवेशों के, सीधे सीधे इतना अलग अलग कर लेते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, एक बिंदु है, ठीक है, A है, जहाँ पर आवेश क्या है Q1, और इससे R दूरी पर, इससे क्या R दूरी पर एक बिंदु क्या है, R दूरी पर एक बिंदु B है, जहाँ पर क्या लेना है, Q2 आवेश रखना है। दोनों के बीच की दूरी भैया क्या है, दोनों के बीच की दूरी R है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको मानते हैं क्या, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब दूसरा हमें पढ़ना है कि मतलब इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। भैया ध्यान दीजिएगा, क्या ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। ये देखिए, अर्थात कहा जाएगा, यहां पर लिख दीजिएगा अर्थात, तो यहां पे भी हमें क्या लिखना है, अर्थात क्या, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर सेकेंड। अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब दोनों को अब लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब चलिए हम आगे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, F, तो दोनों को मिला देते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब अब इससे हमारा ये पता होगा कि जब नियतांक जो यानी जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है यानी अनुक्रमानुपाती होता है, इसको हटाएंगे तो एक नियतांक मान आ जाएगा। जो नियतांक F इज इक्वल क्या आ जाएगा भैया, F इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R²। मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका अगर लिखेंगे तो न्यूटन होता है। ये हो गया आपका क्या, कूलामी बल। ठीक है, कूलामी बल हो गया, क्या कूलामी बल हो गया। ठीक है, तो कूलामी बल, अब यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो F के Q1 Q2 अपॉन R² हो गया। ठीक है, अब देखिए या जहाँ ये लिख सकते हैं, जहाँ K एक नियतांक है, क्या है भैया, नियतांक है। ठीक है, ये रटना नहीं, समझना है,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलामी बल उन आवेशों के गुणनफल तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो उसकी जगह क्या आने वाला है, K आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा, K आएगा। अब K का मात्रक अगर हमें निकालना है, K का मात्रक पूछा जाता है तो K का मात्रक क्या रखेंगे, ठीक है, ये आएगा। इसको हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर जब ले जाएंगे तो F इंटू R स्क्वायर और K Q1 Q2 निकालना है, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, इसको अवॉइड करना है। ये इधर आ जाएगा तो F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 इज इक्वल K। अब आपको सारे मान पता है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक होता है C इंटू C मतलब K। अर्थात इसको लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये क्या है, K का मात्रक है। क्या है, K का मात्रक है। इसे क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक K बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान, ये भी देख लीजिएगा, इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन। हाँ, तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अगला हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो कूलाम के नियम, कूलाम का नियम हो चुका है, कूलाम का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ना है। देखिए कि कूलाम के नियम की सीमा बहुत जरूरी है। सीमाएं क्या है, तो सीमाएं आपको ये पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले क्या लिखना है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के लिए ही क्या है, सत्य है। ये पहला है। दूसरा क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है, राइट। फिर इसके बाद कूलाम का नियम एक सार्वत्रिक, यानी हर जगह ही व्याप्त नहीं, हर जगह ही मान्य नहीं, ठीक है, सार्वत्रिक मान नहीं है, या सार्वत्रिक नहीं है, ये समझ सकते हैं। फिर कूलाम का नियम, कूलाम का नियम अधिक दूरी के लिए, अधिक दूरी के लिए संभव या सत्य नहीं, मान्य नहीं है। ठीक है, मान्य नहीं है। तो ये भैया क्या है, कूलाम का नियम। मतलब कूलाम का नियम तभी फॉलो होगा जब ये 2 स्थिर आवेश होंगे, और वो आवेश क्या होंगे, सूक्ष्म होंगे, अर्थात बिंदु एक बिंदु के बराबर होंगे। फिर तीसरा क्या है, कूलाम का नियम एक सार्वत्रिक मान नहीं है, मतलब ये सर्वदा हर जगह इसका मान्य निश्चित निर्धारित नहीं किया गया है। फिर चौथा, कूलाम का नियम अधिक दूरी, यानी बहुत जैसे दूरी बढ़ा देंगे ना, ज़्यादा आवेशों को, 2 आवेशों के बीच की अगर दूरी को आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मतलब वहाँ के कूलाम का नियम सत्य नहीं होगा, अर्थात कूलाम का नियम को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम को फॉलो नहीं करेगा। अब अगली हमारी स्लाइड है क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते थे। ठीक है,
तब तक के लिए चैनल को अभी नए होंगे, कुछ लोग नए होंगे तो देख रहे होंगे तो तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय अगर आपको लगता है किसी को थोड़ा शेयर करना चाहिए, और शेयर करने से आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है और किसी को फ़ायदा ही होने वाला है। तो जो चैनल में भी नया होगा और जो जुड़ना चाहता होगा तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी जुड़ करके हमारे साथ अपना बेनिफिट उठा सके और साथ में हम लोगों को भी मोटिवेट कर सके। ठीक है, तो तब फिर शुरू करते हैं। हमारा अगला क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो चलिए क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? एक स्थिर आवेश लेते हैं, मान लेते हैं कि एक स्थिर आवेश हमने क्या लिया, यहाँ पर लिख दिया Q0। ठीक है, स्थिर आवेश लिए स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होता है उस एक आवेश के परिणामी बल होता है अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात अगर बोला जाए एक स्थिर आवेश है, फिर इसके बाद हमने क्या लिया? Q1 लिया, फिर क्या लिया हमने? Q2 लिया, फिर क्या लिया हमने? Q3 लिया, फिर क्या लिया हमने? Q4 लिया और एक Q5 ले लिया। ठीक है, ये Q1 इस पर अब बल लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है और ये इस पर लगा रहा है। अगर देखा जाए तो अर्थात इनका कुल बल किसके होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। ठीक है, F4 प्लस F5। अगर इनका सदिश रूप देखा जाए तो वेक्टर F इज इक्वल वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5। राइट, ये हुआ इसका क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब एक स्थिर आवेश लेते हैं और अन्य आवेश उस पर बल लगाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि स्थिर आवेश मान लेते हैं कि एक धनात्मक आवेश अब लेते हैं। स्थिर आवेश को क्या लेते हैं? एक धनात्मक आवेश लेते हैं और उस धनात्मक आवेश के कारण कोई अन्य धनात्मक आवेश लगाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ की प्लस चार्ज लिए और एक प्लस चार्ज यहाँ पर हमने रखा है, तो प्लस चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये Q1 हुआ और ये क्या हुआ? Q2। तो ये वाला बल इसको इधर बाहर फेंकेगा। अगर इसके कारण देखें तो इसके कारण इस पर बल बाहर की ओर लगेगा, तो यहाँ पर बोला जाएगा F1 के कारण 2 पर। ये ध्यान दीजिएगा, इधर से बल ये नाम लेना है कि F1 के सापेक्ष यानी पहले के सापेक्ष दूसरे पर बल, ये F21 बोला जाएगा। और एक मान लेते हैं Q3 लगा है और वो माइनस चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? F13 बोलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं का सबका योग क्या होता है? एक सदिश योग के बराबर होता है और यही हमारा क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। दिन आगे चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है क्या? वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं। इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। चल, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि अपना हर एक लोगों का अपने एक क्षेत्र होता है। जैसे कि हमारा क्षेत्र है कि हमारा इतना दायरा है कि हम इतने में ही आपको कवर कर सकते हैं, मटेरियल इतने में ही कंटेंट लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को इतना ही हमारा एक दायरा है। ठीक है, हर एक चीज़ का दायरा है। जैसे अगर हमारा लिखना होगा तो आपको दिखाना है, हमारे कैमरे के सामने आना, तो हम इतना ही फेस कर सकते हैं या इतना ही आ रहा है, तो ये हमारे क्या है? दायरा बना दिया गया है। अगर बोलना है तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में बोल सकते हैं, या मतलब जो टॉपिक इससे जुड़ी हुई चीज़ें होती है वही बोल सकते हैं। हमारे एक दायरा है, हर एक चीज़ का एक दायरा बना दिया गया है। आपका पढ़ने का दायरा है, तभी आपका सिर्फ और सिर्फ अभी आपका क्या एक क्षेत्र है, अभी आपका सिर्फ एक ही से क्षेत्र बताया गया कि आपको पढ़ना है। राइट, तो हमारा तो इसी तरह एक आवेश का अगर एक क्षेत्र को निश्चित कर दिया जाता है तो आवेश से क्या बनता है? आवेश से वैद्युत बनता है। और उस आवेश का अगर क्षेत्र को निश्चित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यानी किस बोला जाए एक आवेश है, उस आवेश के चारों ओर बना काल्पनिक पृष्ठ
या बना या खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगे। लेकिन किसी आवेश यानी सीधे सीधे कहा जाए कि किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जो अपने उस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य आवेश की अनुभूति करता है। ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र के अंदर किसी अन्य आवेश को आने की अनुभूति करता है। जैसे कि यहाँ पर एक आवेश को Q रख दिया जाए, क्या Q ऑफ Q कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और इसका एक क्षेत्र क्या है, इतना ही इसकी दायरा है। और जैसे इस दायरे में घुसेंगे, जैसे होता ना कि मतलब अगर जंगल है, जंगल में आप घुस रहे हैं तो जंगल में कहता है ना शेर मेरा राज है। जंगल में आप घुसेंगे तो जंगल में किसका राज होता है, शेर का राज है। तो जंगल में शेर कह देता है कि भाई मेरा राज है, ये मेरे राज्य में आप आ चुके हैं। तो आपको अंदर डर आ गया ना, तो आप किसी और के राज्य में एंट्री कर गए हैं। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान जाते हैं तो इंडिया से आप जाएंगे, पाकिस्तान में अगर एंट्री करते हैं तो पाकिस्तान का एंट्री चल जाता है, तो उसका मतलब आपको एक फीलिंग आने लगती है कि भाई हम अपने क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं। तो यही आवेश है। जैसे इस आवेश के क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आएगा तो ये तुरंत डगमगा जाएगा और उसको क्या कर देगा, छेड़ देगा। मतलब तुरंत इसको पता चल जाएगा कि भैया मेरे क्षेत्र में कोई और एंट्री मार चुका है। तो इसका मतलब सीधे सीधे अगर कहा जाए तो परिभाषा अगर लिखा जाए तो क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसके अंदर अन्य आवेशों की अनुभूति करता है, तो वह आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर अगला है क्या, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र तो बना दिए, अब जैसे क्षेत्र में आते हैं भाई उसको रोकने वाला तो भी क्या होता है, अपने पास अस्त्र होता है। भैया अब रोक देंगे, आगे बढ़े तो ठोक देंगे। ठीक है, क्षेत्र के अंदर आप घुसते हैं तो वो अपने अस्त्र शस्त्र से जो भी उसके पास रहता है वो उसको आने से रोकता है। ठीक है, तो आने से रोकता है मतलब उसके पास क्या है, उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं। तो इसी प्रकार आवेश के पास भी अपना एक शस्त्र होता है जो किसी अन्य आवेश को अगर आता है तो अन्य आवेश अगर उसके अंदर गया तो उसको रोक देगा। और वो शस्त्र क्या है, वो अस्त्र क्या है, उसको कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, उस शस्त्र का नाम क्या है या उस अस्त्र का नाम क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है किसी आवेश के चारों ओर का, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ या वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी अन्य आवेश को आने से रोकता है या उसको रोक कर रखता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो रोक दिया, कौन रोका, वैद्युत बल रेखा रोका। तो मतलब सीधे कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर खींचा या खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो आवेशों को रोकने का कार्य करता है। ये रटी रटाई परिभाषा नहीं भैया, ये समझने की, अपने हिसाब से जो समझेंगे। अगर आप एक बार परिभाषा समझ लिए तो आपको रटना नहीं, आप अपने हिसाब से परिभाषा अपनी लैंग्वेज में आप परिभाषा लिख सकते हैं।
और उससे परिभाषा का ज़्यादा महत्व होने वाला बोर्ड एग्जाम्स में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रटी रटाई परिभाषा मत करिएगा। क्या कहलाते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा क्या है, कंप्लीट हुआ। हमने क्या पढ़ा? कूलाम का नियम पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये जाना, वैद्युत बल रेखाएं। अगली स्लाइड हमारी जाने वाली है, यानी अगला जो क्लास आएगा इसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ना है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर आगे हमारी कंटिन्यू क्लास रहने वाली है। तो कंटिन्यू क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दम लगा करके इसको क्या करते हैं, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है आप उसको मेंशन जरूर करिएगा। बाकी तब हमारे साथ बने रहिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपको जो भी प्रॉब्लम लगती है, जो भी आपको लगता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए रहेंगे, आप उसमें कॉल करिए, तुरंत अपने इश्यू को ठीक करवाइए, ठीक है। तब तक ये टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।